कभी सोचा है कि जब किसी की सैलरी बढ़ती है तो वो अपना सारा बढ़ा हुआ पैसा खर्च क्यों नहीं कर देता? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे जो हमारी कमाई और हमारे खर्च के बीच के रिश्ते से जुड़ा है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कंजम्पशन फंक्शन या उपभोग फलन कहते हैं। अच्छा, तो इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपको अचानक कहीं से 75,000 रुपए मिल जाते हैं। कोई बोनस या शायद लॉटरी लग गई। अब सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? क्या ये पैसा तुरंत खर्च हो जाएगा या इसे बचा लिया जाएगा? ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, लेकिन इसी में एक बहुत बड़ी आर्थिक सोच छुपी है। और बस यहीं से एंट्री होती है उपभोग फलन के कॉन्सेप्ट की, जिसे महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने दुनिया के सामने रखा था। ये बस एक सिंपल सा आइडिया है कि हमारी इनकम और हमारे खर्च के बीच एक सीधा गणित वाला रिश्ता होता है। ये जो फॉर्मूला है C=F(y), इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमारा उपभोग कंजम्पशन हमारी इनकम यानी उस पर निर्भर करता है। तो चलिए सबसे पहले कीन्स की उस बेसिक आइडिया को समझते हैं कि कैसे आमदनी खर्च में बदलती है। कीन्स का सिद्धांत एक बहुत ही आम बात से शुरू होता है। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है तो वो ज्यादा खर्च करते हैं। ये तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? अगर किसी की सैलरी बढ़ेगी तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा ही। यही उपभोग फलन की नींव है। अब इस रिश्ते को नापने के लिए कीन्स ने एक पैमाना बनाया जिसे कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति या APC। ये बस ये बताता है कि कोई अपनी टोटल इनकम का कितना % हिस्सा खर्च कर रहा है। जैसे अगर कोई 100 रुपए कमाकर 80 रुपए खर्च कर देता है तो उसका APC हुआ 80%। लेकिन यहाँ कीन्स ने एक बड़ी दिलचस्प चीज देखी। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है उसका APC यानी खर्च करने का जो अनुपात है वो कम होता जाता है। मतलब एक कम आय वाला इंसान हो सकता है अपनी 90% कमाई जरूरी चीजों पर खर्च कर दे। वहीं एक अमीर इंसान शायद सिर्फ 60% ही खर्च करे और बाकी बचा ले। और ये ग्राफ इसी बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, ये जो कंजम्पशन वाली लाइन है ये इनकम के साथ ऊपर तो जा रही है, लेकिन 45 डिग्री वाली सीधी लाइन जितनी तेजी से नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है खर्च और इनकम के बीच का गैप यानी कि बचत वो भी बढ़ती जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। जब अर्थशास्त्रियों ने इस थ्योरी को लंबे समय के डेटा पर लगाकर देखा तो उनके सामने एक बहुत बड़ी पहेली आ गई। कीन्स के लॉजिक के हिसाब से तो यही होना चाहिए था कि अगर अमीर लोग अपनी इनकम का छोटा हिस्सा ही खर्च करते हैं तो जैसे जैसे कोई भी देश अमीर होता जाएगा उसकी नेशनल सेविंग्स रेट भी लगातार बढ़ती जानी चाहिए। मतलब अर्थव्यवस्था में बचत का ढेर लग जाना चाहिए था। पर ऐसा हुआ नहीं। जब साइमन कुज़नेट्स ने अमेरिका के लंबे समय के डेटा को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि दशकों तक इनकम बढ़ने के बावजूद देश की टोटल सेविंग्स रेट लगभग वैसी की वैसी ही थी, स्थिर। ये तो कीन्स के सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा था और इसी को कहा गया कुज़नेट्स पजल। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? तो अब इस पहेली को सुलझाने की कोशिशें शुरू हुईं और कई नई थ्योरीज सामने आई। पहली बड़ी कोशिश ने लोगों की जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर ध्यान दिया। फ्रैंको मोदिग्लियानी ने जीवन चक्र परिकल्पना पेश की। उनका कहना था कि लोग सिर्फ आज की इनकम को देखकर खर्च नहीं करते, वो अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। जब वो जवान होते हैं तो शायद उधार लेकर काम चलाते हैं, मिडिल एज में सबसे ज्यादा कमाते हैं और बचाते भी हैं, और फिर रिटायरमेंट के बाद उसी बचत के सहारे जीते हैं। इस तरह वो अपनी जिंदगी भर के खर्च को एक तरह से स्मूथ या स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पहेली का जो सबसे असरदार जवाब आया वो एक अलग ही सोच से निकला। एक ऐसी सोच जो हमारी इनकम को दो अलग अलग हिस्सों में देखती है। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि हमें इनकम को दो तरह से देखना चाहिए। एक होती है स्थायी आय या परमानेंट इनकम, जो हमारी औसत लॉन्ग टर्म उम्मीद वाली कमाई है, जैसे हमारी रेगुलर सैलरी। और दूसरी होती है अस्थायी आय या ट्रांजिटरी इनकम, यानी अचानक मिला कोई बोनस या कोई अचानक आया हुआ बिल्स। और यही फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना का सार है कि हमारे रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो हमारी आज की इनकम पर नहीं बल्कि हमारी स्थायी इनकम पर टिके होते हैं। लोग अपनी लाइफस्टाइल उस इनकम के हिसाब से सेट करते हैं जिसके लंबे समय तक मिलने की उन्हें उम्मीद होती है। फ्रीडमैन का तर्क ये था कि जब लोगों को अचानक कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जिसे हम अस्थायी आय कह रहे हैं,
तो वो अपनी रोज की आदतें नहीं बदलते, बल्कि वो या तो उसे बचा लेते हैं या फिर किसी बड़ी चीज पर खर्च कर देते हैं, जैसे कोई नई गाड़ी ले ली या घर ठीक करवा लिया। और देखा जाए तो ये भी एक तरह की बचत ही है, क्योंकि ये एक संपत्ति में किया गया निवेश है। तो इन सब थ्योरीज का असल दुनिया में क्या मतलब निकलता है? चलिए देखते हैं कि ये सरकारी नीतियों पर कैसे असर डालती हैं। और ये हमें आज के एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या सरकारों की तरफ से मिलने वाले एक मुश्त स्टिम्युलस चेक वाकई में अर्थव्यवस्था में खर्च को बढ़ावा देते हैं? स्थायी आय परिकल्पना के हिसाब से देखें तो शायद उतना नहीं जितनी सरकारें उम्मीद करती हैं, क्योंकि लोग इन एक मुश्त पेमेंट्स को अस्थायी आय की तरह देखते हैं। इसलिए वो इसका ज्यादातर हिस्सा या तो बचा लेते हैं या पुराना कर्ज चुकाने में लगा देते हैं, ना कि रोज की चीजों पर खर्च करते हैं। और यही वजह है कि परमानेंट टैक्स कट का खर्च पर ज्यादा असर होता है बजाय किसी टेम्पररी टैक्स कट के। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे खर्च इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी उम्मीद की गई स्थायी आय, तो ये चीज़ अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी करने को अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना देती है, क्योंकि भविष्य आखिरकार हमेशा अनिश्चित होता है।